नमस्कार, आज महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग लगने की घटना में मरने वाले नवजात बच्चों के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर ड्यूटी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भंडारा जाकर वहां के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और दुर्घटना में मारे गए मासूमों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं जताई और परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे ने बताया कि हादसे की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मी आता या कुटुंबियांना भेटलो, हात जोडून उभं राहण्याखेरीज माझ्याकडे दुसरे कोणतेही शब्द नव्हते. कारण सांत्वन करता येईल असे कोणतेही शब्द निदान माझ्याकडे तरी नाही आहेत. आणि या घटनेनंतर एक चौकशी तर झालीच पाहिजे. त्याच्यामध्ये हा अपघात अचानक घडलेला आहे. जसं आपण म्हणालात की आधी अहवाल आल्यानंतर सुद्धा दुर्लक्ष केलं गेलं, हेही तपासलं जाईल. एक गोष्ट मी नम्रपणाने आपल्याला सांगू इच्छितो की गेलं वर्षभर आपण ज्या संकटाचा सामना करतो ते म्हणजे कोरोना. त्या संकटाचा सामना करताना इतरत्र कुठे अशा गोष्टी डोळेझाक केली गेलेली आहे का किंवा केली तर गेली नाही ना, याची सुद्धा चौकशी करण्याचे आदेश मी काल दिलेले आहेत. पूर्ण राज्यातल्या सरकारी हॉस्पिटलचं एक सेफ्टी ऑडिट, फायर ऑडिट हे लवकरात लवकर करण्याचे आदेश दिले गेलेले आहेत. पुढचं मी एवढंच सांगेन की एक टीम आपण तयार केलेली आहे. याच्यापर्यंत जायला त्याच्यात विभागीय आयुक्तांना सुद्धा ही जबाबदारी दिलेली आहे. आणि मुंबईतून आपल्या अग्निशमन दलाचे जे चीफ होते रामदळे, त्यांची सुद्धा मी नेमणूक त्याच्यात केलेली आहे. कुठेही कसर राहणार नाही आणि जे काही आहे सत्य आहे ते बाहेर येईल आणि जर त्याच्यात कोणी जबाबदार असलाच तर त्याच्यावरती कडक कारवाई. वहीं भंडारा के सरकारी अस्पताल में 10 मासूमों की मौत के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। इसी को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गणेश जाधव ने। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चर्चित चेहरा अपने साथ में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश जी टोपे है, जिन्होंने महाराष्ट्र में कोरोना काल में जो है जनता का हौसला बढ़ा है। अपने साथ यहाँ पर राजेश जी टोपे बातचीत करते हुए मुझे बोलो कि भंडारा जैसी दुर्घटना जो घड़ी है उसमें दोषी कौन है। बड़े स्वास्थ्य के अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने जो है उसमें जो स्वास्थ्य सेफ्टी फायर का जो प्रस्ताव था उसको प्रस्ताव को निधि या फंड न देने की वजह से, मंजूरी न देने की वजह से वहाँ की यंत्रणा कार्यान्वित नहीं हो पाई थी, ऐसा सामने आया है। देखो, ये सब अभी जांच हो रही है इसके बारे में और ये जांच का जो भी रिपोर्ट आएगा, आज माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं और जांच का जो रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई है डिपार्टमेंट और सरकार की तरफ से होंगी। उसमें मुझे लगता है किसी को प्रोटेक्ट करने की कोई वजह ही नहीं है। अगर कोई दोषी है तो ज़रूर उसको सज़ा दी जाएगी। कोरोना में जो है सुधारों की ज़रूरत है, आप क्या कहेंगे उस बारे में? अभी कोरोना के हद तक काफ़ी राहत मिली है। बहुत अभी पूरे महाराष्ट्र में 2 या 3 हज़ार के ऊपर संख्या नहीं जा रही है और ये बहुत ही समाधान की बात है। रहा सवाल अभी वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन ये एक बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। करीबन 8 से 9 लाख लोगों का हमने कोविन ऐप पे अपलोडिंग किया है और उन लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन आए। 16 तारीख से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अभी पूरा शुरू होने जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के लिए तैयार है और मुझे उम्मीद है कि वैक्सीनेशन के बाद एक आम आदमी में, सभी लोगों में एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा। अन्य राज्यों की तुलना में जो है सबसे स्वास्थ्य विभाग पर कम पैसा खर्च होता है, ऐसा विपक्ष का आरोप कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? विपक्ष ने आरोप करना अब ये उनका काम है या उनका वो धर्म हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने
अपने में भी झांक के देखना चाहिए कि वे भी 5 साल सरकार में थे, उन्होंने कितना खर्चा किया। तो दूसरों की तरफ आरोप करना चाहिए, क्योंकि एक है कि गवर्नमेंट कौन सी भी हो, स्वास्थ्य विभाग की तरफ बहुत ज़्यादा दुर्लक्षित ये विभाग रह चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा बजट का प्रावधान करना ज़रूरी है और उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना ज़रूरी है। कोरोना के संदर्भ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कैसा सहयोग रहे आपका? अच्छा सहयोग है। कोरोना ये महामारी है और इसलिए यहाँ पर राजनीति हम बिल्कुल लाते ही नहीं है। केंद्र सरकार का मार्गदर्शन का रोल है, वो जो भी हमें मार्गदर्शन करते हैं या जो भी सूचनाएं देते हैं हम उसके अनुसार काम करते हैं। विमान सेवा जो है वो बंद कर दे, मगर रेल सेवा शुरू करने की मांग अब महाराष्ट्र में हो रही है। ज़रूर रेल सेवा जो दूर की रेल्स है वो तो शुरू हो चुकी है, लेकिन मुंबई की रेल शुरू होना चाहिए, ऐसी मुंबई के शहर के लोगों की मांग है, वो उसकी लाइफलाइन है। और एक है कि हम अभी नज़र रखे हुए हैं सभी संख्याओं के ऊपर और देखना है माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी कब तक निर्णय ले सकते हैं। तो ये सब संख्या देखते हुए जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री निर्णय देंगे, ऐसी एक अपेक्षा है। कोरोना काल में जो है आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या नेचुरोपैथी जो है इसके डॉक्टर का इस्तेमाल जो है ठीक तरह से नहीं हुआ है। मुझे लगता है इन लोगों को हमने कोविड के परिस्थिति में ज़रूर उनके सर्विसेज ली है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सर्विसेज दी है। तो आने वाले दिनों में भी उनको ख़ास तौर पर जो डायग्नोसिस करना है या प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन का मतलब है प्रतिबंधात्मक, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ये जो है वो हमें करना ज़रूरी है। तो ये पैथीज जो है, ये पैथीज उनके कुछ बीमारियों के हद तक तो बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन ख़ास तौर पर पब्लिक हेल्थ सेक्टर में हमारे डिपार्टमेंट में उनकी सर्विसेज हम ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीण एरिया में वे ही लोग सर्विस दे सकते हैं और इसलिए उनकी सोसाइटी को, समाज को बहुत ज़रूरत है। ये थे स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से जो महाराष्ट्र में कोरोना की जिम्मेदारी निभाई है। अब जो कोरोना से लेकर अब तक जो उन्होंने उपाय योजना पर ब्यौरा जताया है। न्यूज़ 1 इंडिया से गणेश यादव। भंडारा के सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम ठीक नहीं थे। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस से सांसद प्रफुल्ल पटेल ने अपना अस्पताल पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और घटना की जानकारी ली। यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर नहीं है, यहाँ पर फायर फाइट, लेकिन जो वहाँ पर जो भी मैं उसका ये अंदाज है और इस पे से ये बात स्पष्ट होती है कि फायर फाइटिंग सिस्टम का अभाव, यहाँ पर स्प्रिंकलर नहीं है, यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर नहीं है, यहाँ पर फायर फाइटिंग कोई ऐसी एक्सेप्ट फायर एक्सटिंग्विशर कोई वहाँ पर यंत्रणा नहीं है। और ये अगर सभी शासकीय दवाखानों में खास करके ऐसे नियोनेटल वार्ड, आईसीयू या जहाँ पर मरीज़ ज़्यादा जो बीमार होते हैं वैसे जगहों पर ये सारे सिस्टम को निर्माण करना केवल भंडारा के लिए ही नहीं, लेकिन सारी शासकीय दवाखाने और इमारतों के लिए बहुत जरूरी है। वहीं भंडारा जिला अस्पताल की दुर्घटना के बाद अन्य सरकारी अस्पतालों के फायर सेफ्टी का मुद्दा भी सामने आने लगा है। बता दें, आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने मुंबई में अनेकों अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई में अनेकों अस्पताल और नर्सिंग होम प्रशासन के एनओसी के बिना ही संचालित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट शकील अहमद शेख ने मुंबई महापालिका से सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी मांगी थी कि अग्निशमन दल के एनओसी के बिना अवैध रूप से कितने नर्सिंग होम और अस्पताल चल रहे हैं और जिन नर्सिंग होम अस्पतालों को लाइसेंस दिए गए हैं क्या उनके पास मुंबई अग्निशमन दल, इमारत और कारखाना विभाग से एनओसी मिली है। सकते हैं कि आग के गोले पे बैठी हुई है, क्योंकि पिछले 10 सालों का जो मैंने डेटा निकाला था, करीब 90,000 से ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें जो है 1,000 लोग मारे गए हैं आग लगने की वजह से और 4,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं।
जो ये आगे लगी हैं कॉमर्शियल हो, हॉस्पिटल हो या फिर जो भी मोटर्स वगैरह में इस तरह की आग लगी है। अगर अस्पताल की बात करेंगे तो मुंबई में कुल 1319 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है जिसको महानगर पालिका ने परवानगी दी है। मुंबई में ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटल जो बिना अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं और बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। जो 1319 की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो या रिहायशी इमारतों में चल रहे हैं या किसी जो है व्यावसायिक इमारत में चल रहे हैं। उनमें जो है चेंज ऑफ यूजर ना होने की वजह से किसी भी तरह का फायर कॉम्प्लेक्स महानगर पालिका ने या फिर फायर ब्रिगेड ने इशू नहीं किया है, क्योंकि जो हॉस्पिटल के चलिए एक रिजर्व होना चाहिए, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अलग से एग्जिट होना चाहिए इमरजेंसी के। लेकिन इन अस्पतालों में रिहायशी या व्यावसायिक इमारतों में होने की वजह से यहाँ पे वो सब सुविधाएं मौजूद हैं जो एक अस्पताल के लिए होनी चाहिए। इसी तरह से मैंने एक आरटीआई डाला था एम ईस्ट वार्ड में कि एम ईस्ट वार्ड में कुल कितने अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल चल रहे हैं, विराट फायर कॉम्प्लेक्स के कितना चल रहे हैं। तो जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है करीब 60 से ज़्यादा अस्पताल है जो बिना फायर कॉम्प्लेक्स के चल रहे हैं। और ये जो अस्पताल भी चल रहे हैं जो तो अवैध रूप से निर्माण की गई उन इमारतों में चल रहे हैं। महानगर पालिका ने मुंबई फायर ब्रिगेड को पत्र लिखा है, मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके ऊपर एफआईआर करिए और इनको सील करिए। लेकिन जब मुंबई पुलिस संबंधित अधिकारी को बुलाती है कि आप एफआईआर देने के लिए आइए, अपना बयान दर्ज करिए, तो संबंधित अधिकारी आज तक गए नहीं, ये भी जानकारी में खुलासा हुआ है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका सिर्फ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का काम करती है। दरअसल में वो ऐसे अस्पतालों को बंद नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर ऐसे अस्पतालों में आग लगती है तो कई जाने जा सकती है। तो महानगर पालिका और फायर ब्रिगेड को चाहिए कि ऐसे अस्पतालों पर तुरंत सील करना चाहिए और संबंधित जो अस्पताल चलाने उनके ऊपर। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस सुरक्षा में कटौती हुई है। उद्धव सरकार ने देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा घटा दी है। बता दें देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा Z+ से घटाकर Y+ कर दी गई है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की सुरक्षा भी घटाई गई है। तो फडणवीस के काफिले में तैनात बुलेट प्रूफ गाड़ी को निकालने का फैसला किया गया है। बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की सुरक्षा भी घटा दी गई है। तो बता दें देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है और अब महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में बड़ी कटौती करने के बाद ठाकरे सरकार का निर्णय सामने आया है। इसके साथ मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। आपको बता दें कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के लिए फिलहाल Z+ सुरक्षा थी, उसे हटाकर Y+ सुरक्षा दी जाने वाली है। विरोधी पक्ष के नेता हो या कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी के हो या शिवसेना के हो, इनके बारे में एक वरिष्ठ 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी और उसमें उनको मैंडेट दिया गया था कि थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से उस कमेटी ने रिपोर्ट देना चाहिए और जिसको थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से कौन सी सिक्योरिटी देना है उसके बारे में भी उनको बताया गया था। उस हिसाब से रिपोर्ट आने के बाद में थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद में उस प्रकार का आदेश राज्य शासन ने निकाला है और उस प्रकार का आदेश निकाल के बाद में उनकी सिक्योरिटी कम की गई है, काफ़ी लोगों की कम की गई इसमें। और उसी प्रकार ये होने के बाद में माननीय शरद पवार साहब जी का मुझे फ़ोन आया था कि भी उन्होंने बताया, मुझे सूचना दी कि उनकी भी सिक्योरिटी कम करना चाहिए करके। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती है, थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होती है। जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी उस टाइम आप देखिए माननीय शरद पवार साहब जो वरिष्ठ नेता थे, इतने साल केंद्र में मंत्री थे, राज्य में वो 4 बार मुख्यमंत्री थे। बीच में जब यहाँ पे 4 साल पहले की बात देखिए, ना उनको एक एस्कॉर्ट था ना उनको एक पायलट था। बीच में अजीत दादा डिप्टी सीएम थे इतने साल में, जब 5 साल नहीं थे उनको एक भी सिपाही। मुंबई शहर की बढ़ती आबादी और विस्तार को देखते हुए मुंबई महापालिका में 2 आयुक्तों की नियुक्ति की मांग उठने लगी है। मुंबई शहर के पालक मंत्री असलम शेख ने बताया कि उन्होंने शहरी विभाग के समक्ष ऐसी मांग की है। असलम शेख ने कहा कि मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आजीविका तलाश में मुंबई आते हैं, जिससे शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती आबादी को नागरिक सुविधाएं प्रदान करना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान में पालिका के लिए केवल 1 आयुक्त होने के कारण नागरिकों के प्रश्न लंबे समय से लंबित हैं।
नहीं, अपने देश की जो राज्य घटना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो घटना लिखी, उस घटना के आधार पे ये बोली लगना ठीक नहीं है। चुनाव होना चाहिए, विनिरोध होना चाहिए। जो गांव विनिरोध होने वाला है वो गांव को विकास के लिए कुछ आमदार निधि है, खासदार निधि है, ये देना अलग है, लेकिन बोली लगाना गलत है। महाराष्ट्रातले 11 कोटी जनता देवेंद्रजीच्या किंवा या सरकारच्या पाठीशी आहे आणि कार्यकर्ते सुरक्षा देते। तो मुंबई शहर की बढ़ती आबादी और विस्तार को देखते हुए मुंबई महापालिका में 2 आयुक्तों की नियुक्ति की मांग उठने लगी है। मुंबई शहर में मंत्री असलम शेख ने बताया कि उन्होंने शहरी विभाग के समक्ष ऐसी मांग रखी है। असलम शेख ने कहा कि मुंबई देश की वित्तीय राजधानी और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आजीविका की तलाश में मुंबई आते हैं, जिससे शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती आबादी को नागरिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान में महापालिका के लिए केवल एक ही आयुक्त होने के कारण नागरिकों के प्रश्न लंबे समय से लंबित है। मुंबई शहर की जिस तरीके से लोक संख्या बढ़ रही है और पिछले कई सालों से जब मैं खुद नगर सेवक था तब से विधायक होने के बाद भी मैं एक मांगनी करते रहा और बाकी के लोगों की भी मांगनी थी कि मुंबई में 2 महानगर पालिका के आयुक्त होना चाहिए, क्योंकि मुंबई शहर का एक आयुक्त इतने बड़े इलाके को देखना असंभव हो जाता है। तो जिस तरीके से कलेक्टर मुंबई में 2 है, एक सबब है और एक सिटी है, उसी तरीके से मुंबई महानगर पालिका का क्षेत्र जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए और मुंबई करके लोगों को मूल सुविधा में तकलीफ ना हो, पानी का हो, फुटपाथ का हो, गार्डन्स का हो, डेवलपमेंट का हो, सीवरेज प्लांट का हो, ये सारी चीजें इजीली आदमी जो है अपने आयुक्त तक मिल पाए, उसके ध्यान में रखते हुए मुंबई में 2 आयुक्त होने की जरूरत है। और उसी के लिए हमने जो है कागज की शुरुआत जो है यूडी डिपार्टमेंट से की, यूडी डिपार्टमेंट से भी की है। आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय होगा। तो केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अभी तक सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर सुनील गायकवाड़ ने बताया कि छात्रवृत्ति का रुपया ऑनलाइन सिस्टम से छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है वो ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए केंद्र राज्य को 60% शिष्यवृत्ति देगा और राज्य सरकार 40%, ऐसा 100% हो जाएगा और केंद्र सरकार की ये स्कीम पूरा देहात तक जाएगी। ये एजुकेशन पॉलिसी में नासिक के आरंगले इलाके में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। बता दें 5 आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा जब हुआ तब लड़की ने अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। जानकारी के मुताबिक नाशी करोड़ क्षेत्र के अरिंगले में 5 आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही आरोपियों में एक महिला और नाबालिग भी शामिल है। तो नाबालिग पर भी आरोपियों का साथ देने का आरोप है। गिरफ्तार किया गया है इनको। लातूर में निलंगा से अकोला की ओर जा रही बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ड्राइवर ज्योतिरामी टोबा माने निलंगे से अकोला जा रहा था। इधर से लामदेने के आगे वागुली पट्टी इधर से मैं आ रहा था तो ट्रक वाला सामने से रॉन्ग साइड आके इधर ठोक दिया। ठोकने के बाद मैं स्लो कर दिया था गाड़ी पूरा, तो ठोकने के बाद इधर रोड के नीचे वो पलटी हो गया। महाराष्ट्र डेपो की बस को सामने से ट्रक वालों ने ओवरटेक करते हुए डैश देने की वजह से ये बस पलटी हुआ है। इसमें 16 लोग जा रहे थे, बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में। 14 लोग उसमें घायल हुए हैं, उनको अस्पताल
तुरंत दाखिल कर दिया। मुंबई के पास अंबरनाथ में भवानी ज्वेलर्स पर 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की है। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अश्विनी बिद्रे उर्फ अश्विनी राजू गोरे की हत्या मामले में पनवेल के जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें अश्विनी बिद्रे हत्या मामले में मृतक के पत्नी ने महाराष्ट्र के डीजी हेमंत नगराले को सह आरोपी बनाने की मांग की है। कारणही असं आहे, कारण त्यावेळी आम्ही त्यांना आरोपी करावं ही मागणी केलेली आहे। तो तपास अजूनही आहे। आज आमच्याही जीवाला किंवा ह्या केसला हेमंत नगराळे जर पोलीस महासंचालक झाले तर ह्या राज्यातली पोलीस यंत्रणा त्यांच्या। आज कोर्ट में 2 विटनेसेस हाजिर थे जो पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं, और वो जो दोनों मुजरिम 1 नंबर जो है उनके खिलाफ उन्होंने उनको हाजिर रखा है। एक की जो एग्जामिनेशन चीफ है वो पूरी हो गई है, उनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके लिए 2 बजे रखा है, और दूसरा विटनेस जो है उनको उसके बाद हम एग्जामिन करेंगे। सर क्या बातचीत हुई है? ये जो डायरी बनाई है वो हमारी जो केस है प्रोसिक्यूशन की, उसके मुताबिक ये झूठी डायरी उन्होंने बनाई है। तो वो झूठी डायरी है, इसे प्रूव करने के लिए हम जो संबंधित जो विटनेसेस है उनको आज एग्जामिन कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे केसेस के 4-4 साल के बिल मुझे मिले नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। इस केस में ये जो नवी मुंबई के कमिश्नर है, महाराष्ट्र के लातूर में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल लातूर जिले के निलंगा तहसील में 2000 आबादी वाले जाजनूर गांव में 3 दिन से बिजली नहीं आ रही थी, जिससे यहां पर रहने वाले ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलाए जाने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी हरकत में आए और गांव पहुंचकर लाइन को ठीक किया गया। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर लातूर में। हमारे गांव में इनका प्रतिनिधि आके हमारे गांव का बिजली का प्रॉब्लम इतना अच्छा मिटाया कि उन्हें दखल लेने से हमारा एमएससीबी के अधिकारी शाम तक हमारे गांव में आए और पूर्वोत्तम जैसा बिजली अभी के अभी चालू कर दिए। मैं हमारे गांव में क्या किसान और लड़के जो अभ्यास करने वाले थे उनका प्रॉब्लम अच्छे तरह से सॉल्व हुआ। तो मैं हमारे गांव में लाइट आने। ठाणे नगर निगम ने पाइपलाइन की मरम्मत के बाद पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। शटडाउन कार्य के बाद ठाणे नगर निगम की जल आपूर्ति सामान्य रही। ठाणे नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त टैंकर कलवा, मुंब्रा और दिवा के नागरिकों को पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर चर्चित हिंदुस्तानी भाव अब बॉलीवुड में नजर आएंगे। अदाकारा ईशा खान के साथ वो लव का इंजेक्शन सॉन्ग में नजर आएंगे। उनका नया गाना लव इंजेक्शन धूम मचा रहा है। इस गाने के निर्देशक फैजल मियां फोटोवाला और निर्माता शोएब देहबर हैं। गोल्ड मैन सनी वाघमारे के साथ खेसारी लाल यादव भी सॉन्ग लॉन्चिंग के दौरान मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपना फर्स्ट सॉन्ग कर रही हूँ और हिंदुस्तानी भाव के साथ कर रही हूँ। और नर्वस भी बहुत थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत कंफर्टेबल किया गया। उन्होंने बहुत और तो ही मैं मतलब ये कर पाई। पर मैंने जैसे बताया उनकी वीडियो से मेरे एल्बम का कुछ लेना देना नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन जो हमारा सॉन्ग है वो एकदम डिफरेंट है। इनको आप ब्लेसिंग दो, ये बहुत अच्छी एक्टर है। इन्होंने 2 साल वो एक्टिंग क्लासेस में भी ये किया है और बस यही चाहता हूँ कि आप इनको सपोर्ट करो बस।
जैसा मेरे को आज तक आपने किया, मैं चाहता हूँ कि इनको भी सपोर्ट करो, इनको आप ब्लेसिंग दो। ये बहुत अच्छे एक्टर है, इन्होंने 2 साल वो एक्टिंग क्लासेस में भी ये किया है और बस यही चाहता हूँ कि हम इनको सपोर्ट करो। बस जैसा मेरे को आज तक आपने किया, मैं चाहता हूँ कि इनको भी सपोर्ट करो।